असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का वार्ड नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। बेटा खाना तो खा कर जाओ। नहीं चाचा जहाँ लेट हो रही हूँ। वो चादर खींच कर पेशानी पकड़ते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोली, मगर सामने देखते हुए वो रुक गई। उसके चेहरे से मुस्कान एक मिनट में गायब हुई थी। अरे मेरी बहू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? सुमेरा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। साले ने आफरी बेगम के जन्म देखा, जो मुस्कुराते हुए उठकर उन्हें खुश दिली से मिली थी। आइए बैठिए। आप यहाँ इस वक्त सब हैरियत थी? आफरीन बेगम ने उन्हें सोफे पर बिठाने के बाद पूछा। साले ने घबरा कर घड़ी पर टाइम देखा था। पेपर शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा रहता था, उसे जल्दी पहुंचना था। आफरीन, मैं इसी हफ्ते निकाह करवाना चाहती हूँ साले और काशिफ का, और मैं तो अंगूठी भी लाई हूँ। मलाइका बेटा अंगूठी निकालो ना। जी मम्मा। उनकी बड़ी बेटी ने मुस्कुराते हुए पर्स से रिंग निकाली थी। आफरीन बेगम ने बेबस नजर से पास खड़ी साले को देखा था, जिसे दोनों हाथों को सख्ती से आपस में पेवस्त किया था। आओ बेटा। सुमेरा बेगम ने उसकी तरफ देखकर कहा। साले ने गड़बड़ा कर नजर झुकाते हुए खुश लब्बों पर जुबान फेरी थी। सॉरी, वो बाइक की कॉल आ गई है, मैं सुनकर आती हूँ। वो घबराते हुए फोन को कान से लगाए हुए एक जगह भाग गई थी। सुमेरा बेगम ने हैरत से उसको देखा। आफरीन बेगम ने बेबसी से उंगलियां चटाई थी, क्योंकि साले को उनको साफ मना कर चुकी थी और वो सुमेरा बेगम को साफ इनकार नहीं कर पा रहे थे। आंसू साफ करती हुई वो जल्दी से आगे बढ़ी थी और किससे टकराई थी। उसके हाथ से फोन नीचे गिरा था। साले ने नजर उठाकर उसको देखा, जो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में बलबूस था। बीच का उसने नीचे झुककर अपना फोन उठाया और आंखें रगड़ती हुई एक जन्नत बढ़ने को थी, जब सामने से आते हुए काशफ को देखकर रुकी। अस्सलाम वालेकुम। वो काशफ को देखकर चादर दुरुस्त करते हुए पजल होकर नजर झुकाए बोली। काशफ ने सख्त नजर से नदीम को देखा, जो पीछे हटने को था। तुम कौन हो? उसे देखते हुए बोला। नदीम ने स्पॉट नजर से साले को देखा था। वो बगैर जवाब दिए पलटने को था, जब काशिफ ने उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ा था। नदीम ने स्पाट नजर से उसके हाथ को अपने गिरेबान पकड़े देखा। मेरी बीवी है होने वाली, समझा? जितना दूर रह सकता है रह। कल तुम दोनों को रोड पर खड़े पानी पूरी खा रहे थे, मेरी बीवी है, समझा? उसे पीछे दिखा देता हुआ काशिफ साले का हाथ पकड़े हुए बोला। साले ने नम आंखों से नदीम को देखा, जो लंबा सांस हाज करता हुआ गुस्सा जब्त कर गया था। आपके पेपर का वक्त हो गया है, वो साले को देखते स्पॉट लैंच में बोला। साले ने बेबसी से अपनी कलाई थामे हुए काशिफ को देखा। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, और वैसे भी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। हमारी जहाँ लड़कियां घर से बाहर नहीं निकला करती, ना ही पढ़ाई करती हैं। चलो वापस घर जाओ। वो पान खाता हुआ बोला। साले ने नफरत से उसको देखा और हाथ छिपाने लगी। मैंने कहा घर जाओ। उसके कलाई पर साथी से गिरफ्त बनाता हुआ बोला। साले दर्द से सिसकती हुई नदीम से संजीदगी से आगे बढ़कर उसका हाथ साले का हाथ निकाला था। काचो ने जहरीली नजर से उसको देखा था, जो नजरें झुकाए उसे गाड़ी की तरफ जाने का इशारा कर चुका था। साले ने लब बीच कर काचो को देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। नदीम ने स्पॉट नजर से काशफ को देखा और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि शामीर ने ही उसे कहा था कि वो हयात से उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दे, क्योंकि आज उसका बहुत अहम पेपर था। तुझे तो मैं देख लूंगा लड़की, शादी तो मेरे से ही करनी है पड़ेगी ना। तेरा दिमाग ठिकाने ना लगाया तो काशिफ मेरा नाम नहीं। वो पान थूकता हुआ वहां से निकल गया। उफ मरजान। वो दबी दबी आवाज में घुराई, जो बड़े सुकून से सोया हुआ था। मरजान उसके कान के करीब चीही थी, जिस पर उसने बेमजा होकर आंखें खोली थी। क्या हुआ? वो नींद में हड़बड़ाया। मेरे ऊपर से उठे, आपका कुशल नहीं हूं मैं, मेरी कमर दुख रही है। वो उसके कांधे पर मुका मारती हुई घुराई। मरजान ने शरारत से आंखें खोली थी। उठे अभी। वो फिर से घुराई। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ उठा था। हाय, ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया है। सारा ने उसे आंखें तीखी नजर से देखते हुए कहा, जिस पर वो आंखें सुकड़ गया था। हाथी जितने बारी हैं आप मरजान, उसे देखते हुए मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर वह मुस्कुराहट जब्त कर गया था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो चौंकी, जो उसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर चुका था। जारी ने आंखें फैलाई थी हैरत से। कल रात पता है आपने मुझे क्या कहा? उसकी नाक की नोक पर उंगली रखते हुए शरीर लहजे में बोला। जारी ने उसको घूरा। क्या कहा हमने? आपने मुझे हैंडसम कहा, जो कि मैं हूँ, कोई शक नहीं, मगर आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शरारत के चेहरे से पल्लू की लिट कान के पीछे करते हुए बोला। जारा के गाल सुलग पड़े थे। हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा मेरी जान, अब आप मुड़कर नहीं सकती। उसके कान पर झुकता हुआ बोला। कोई सबूत है तो दिखाएं। पर गड़बड़ाई। सबूत तो आपको देना पड़ेगा, जो मैंने अंदाज से बोला। कैसा सबूत? वो चौंकी। मोहब्बत का दावा किया है ना हमने मिसिस, और मुझे उसका सबूत चाहिए आज, अब इसी वक्त। उसकी ब्राउन सादा सी आंखों में देते हुए धीमे लहजे में बोला। जरा को करंट सा लगा था। उसने हलक तय करते हुए उसकी हैजल आंखों को देखा, जो उसके चेहरे का करीबी जायजा ले रही थी। वो संजीदगी से उसकी आंखों पर लब रख गया था। जाहिर ने आंखें बंद करते हुए उसकी परफ्यूम की हल्की महक को अपने रूम में उतरता हुआ महसूस किया। उसकी आंखों से उसके गुलाबी पड़ते चेहरे पर लब रख चुका था। जान, जान नहीं मरजान। वो अब तक आप सिर्फ अपने दोस्त से वाकफ थी, क्योंकि आप मरजान कादमी से भी मोहब्बत का दावा कर चुकी हैं। लिहाजा अब मरजान कादमी को बर्दाश्त करना भी सीख लें, जो आपका शोहर है। वो आखिरी लाइन धीमे लहजे में बोला।
ज़ारा की गनी पलकों ने झुर्री ली थी। अगले ही पल वो उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर उठाता हुआ उसके लबों पर झुका। वो रोते हुए उल्टे कदमों पीछे को हटती चली गई थी और बगैर पीछे देख के मुड़ी थी जब वो किसी से टकराई थी। उसका सर से लगा था। हरब ने मुड़कर पीछे देखा, जो सर थामे हुए उसे कुछ फासले पर खड़ी थी। जसपान नजर से हरब के चेहरे के बदलते रंग देख कर रुक गया था। शाबाश! हरब ने तरंजन अंदाज में ताली बजाई थी। जुनैना ने लब काटते हुए सर झुकाया था, जबकि वीर नासमझी से उसे देखा जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। कितना अजीब इत्तेफाक है ना, तुम बार बार ही अपनी जान से टकरा जाती हो, जो कभी हॉस्पिटल के गार्डन में और कभी घर में और कभी हॉस्पिटल से बाहर। वो शाबी की तरफ देता हुआ दांत पीस कर बोला। जुनैना ने सराय से उसके तने हुए असाब देखे उसके साथी से मुट्ठी बीचने पर उसकी तनी हुई रंगे साफ नजर आई थी। क्या बकवास काट रहे हो? वो जब्त करते हुए उसे देखते हुए बोला। मैं कुछ कहने लायक नहीं रहा मेरे भाई। पहले तुम्हारे छोटे भाई के पीछे पड़ी हुई थी, उसकी शादी होगी तो मजबूर होकर मुझसे शादी कर ली, और जब मुझसे बेहतर मर्द देखा तो उसकी तरफ गामजन हो गई। देखो कितना लूज करेक्टर है इस लड़की का। शाबी ने स्पार नजर से जुनैना को देखा, जो नजरें झुकाए हुए आंसू बहा रही थी। मगर कोई बात नहीं, आज रात ही तुम्हें डाइवर्स पेपर मिल जाएंगे, फिर रहना अपने यार के साथ। वो शाबी को देते हुए काटता लहजे में बोला। शाबी ने जबरे बीच का उसका गिरबान पकड़ा था। जुनैना ने रोते हुए उसका हाथ हड़प के गिरबान से हटाया था। शाबी ने अपना हाथ हटाया था क्योंकि जुनैना का हाथ उसके हाथ पर आया था। हा हा हा, वाओ, देखो कैसे तुम्हारी बात मानता है। तुमने टोका और वो रुक गया। हरब ने जहमी लहजे में कहकर शाबी को देखा, जिसका चेहरा सब ताकत सुर पड़ चुका था। हरब इस वक्त किसी जहमी शेर की तरह बिपरा हुआ था। उसकी गैरत ये सब गवारा नहीं कर रही थी, या शायद बात कुछ और थी। भाई प्लीज आप जाएं, गलत फहमी है, सब ठीक हो जाएगा। जुनैना ने शाबी को सुर पड़ता हुआ चेहरा देखकर इल्तिजाई लहजे में कहा। अरे वाह, क्या कहा भाई? मेरे सामने भाई कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इससे मैं तो सब जानता हूँ ना। अपनी बकवास बंद करो, उससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं। शाबी के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। उसके गर्दन को हाथ में जकड़ता हुआ कर्ज लहजे में बोला। गलती तो कर रहे हो तुम। पिछले दिनों से मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे नजर नहीं आया। एक तरफ ये शरीफ सादा अपनी बेगम से मोहब्बत के दावे करता है, एक तरफ ये बेवफा औरत मुझसे मोहब्बत के दावे करती है और किडनैपिंग के नाम पर तुमसे वीरान जगहों पर मिलती है। चिट्टा इस जोर थप्पड़ हड़प गाल पर हाथ रखते हुए उसे सिर्फ आंखों से देखने लगा, जिसका चेहरा सुरभ बम्बोका हुआ था। जुनैना ने लबों पर हाथ रखा था। एक लफ्ज और नहीं जिस पर इल्जाम लगा रही हो ना, मेरी बहन जैसी है, समझा? अगर तूने एक और गलत लफ्ज उसके किताब पर बोला, जानते हाथ दौड़ बैठेगा, समझा? वो शुरू होते चेहरे के साथ घबराते हुए पीछे घोटा था। हरब ने आंखों से उसको देखा था, जो मुठिया पीछे वहां से वॉक आउट कर गया था। जुनैना ने उसे हाली नजर देखा था। उसके कहे कि अल्फाज उसके दिल पर हंजर की तरह लगे थे। जब निभाने का जरफ न हो तो ताल्लुक नहीं बनाते। हरब शाह काजमी, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब बात उसके किरदार पर आती है तो वो खामोश नहीं रहती। वो मुतज़ब्बिल लहजे में कहकर आंसू साफ करते हुए पीछे हटी थी और फिर बगैर पीछे देखे वहां से न जाने किस तरफ निकल गई थी। हरब ने बीच में लब वार करते हुए जता हुए देखा था। वो तेज कदमों के साथ उसके पीछे भागा था, जो दुनिया भर से गाफिल सी नडाल चाल चलते हुए सड़क के बीचों बीच चल रही थी। गाड़ियां उसके आसपास हवा की तरह दौड़ रही थी, मगर उसके जहन में तो उसके के अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। आंसू अब पलकों पर वो गालों पर सूख गए थे, मगर आंखों से सुर ही नहीं गई थी। वो बेजान कदमों के साथ बस चलती जा रही थी। उसके सर से उसकी नीली शीशों वाली चादर सिर कर उसके कंध पर आई थी। हरब ने उसके बिखरे हुए उलझे हुए बालों को देखा। वो ऐसी तो नहीं थी। क्या उसके लफ्जों ने उसे इतनी तकलीफ दी थी? अगर सच में वो ऐसी थी तो उसके अल्फाज ने उसे इतनी तकलीफ क्यों दी थी? हरब ने दाएं तरफ से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी को देखा था, जिसकी सिमत पा रही थी। वो बेजान सी बगैर जुती के बस चलती जा रही थी। वो बगैर एक पल गिनवाए उसकी जन्म दौड़ा था। एक ही पल में उसे खींच के अपने सीने से बीचते हुए एक जन्म हुआ था। गाड़ी तेज स्पीड से इस रास्ते से गुजर गई थी। जुनैना ने पीछे को देखा दिया था। आसपास के लोग रुक गए थे उन्हें देखकर। कोई हक नहीं बनता हरबशाह, बहुत दर्द दे चुके हो मुझे। अब सिर्फ सांसें ही बची है मेरे पास, जिन्हें मैं गिनवाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। जो इल्जामात तुमने मुझ पर लगाए, उनके बाद इज्जत सुकून साबित तुमने छीन लिया है मुझसे। जुनैना ने चीखते हुए जोरदार रोते हुए उसकी शर्ट का गिरबान पकड़ते हुए कहा। हरब की आंखों में आंसू तैर रहे थे। मर जाने दो मुझे, नहीं जीना मुझे अब। वो रोते हुए पीछे हटी थी। मोहब्बत करता हूँ आपसे, उसके बाद भी अगर जाना चाहती हैं तो ठीक है, मुझे भी मर जाने दें फिर। हरब उसका हाथ थामते हुए शादी से सीने में बीचते हुए बोला था। जुनैना ने एक पल को साकत हुई थी। वो सूरज चिड़ा लिए कैलोरी के चक्कर काट रहा था। किसी सूरत उसे सुकून नहीं आ रहा था। अशीक के पास जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसके फोन की रिंगटोन बजी। वो कॉल कनेक्ट करते हुए फोन कान से लगा गया। आपके बैंक अकाउंट में अननोन अकाउंट से बिटकॉइन करेंसी का एक बहुत बड़ा अमाउंट भेजा गया है। इतना बड़ा अमाउंट के हमारे फाइनेंशियली मॉनिटरिंग यूनिट ने आपको फौरन यहाँ पर हाजिर होकर वजाहत करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस स्क्वाड के कैप्टन रह चुके हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया गया। वो मुट्ठी बीच किया था। और दूसरी बात, आपको आपकी जॉब से हटा दिया गया है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मसूल हो चुका है, आपको अपना मेल रिसीव कर ले।
कार डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो फोन के मैसेजेस की लिस्ट निकालकर जल्दी से उंगलियां स्क्रॉल करने लगा था जब उसे एक मैसेज उसकी नजरों के सामने आया। शाबिन ने लंबा सांस हवा कर स्पुर्द किया। उसके नीचे अननोन नंबर से आया हुआ मैसेज देखा। गुड बाय एजेंट। अच्छा तो तुम्हारा काम है ये। वो स्पाट लहजे में बड़बड़ाया था और फोन पॉकेट में डालकर डॉक्टर्स को साथी से ऑर्डर देकर वो वहां से निकल रहा था। इलेक्शन सर पर है, हमें हर सूरत में इलेक्शन जीतने होंगे। पहले ही बहुत नुकसान करवा बैठा हूं मैं। रियाज जो इस वक्त के बड़े सियासतदानों में से एक थे, सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखते हुए बोले, फिक्र क्यों करते हो, सब ठीक से होगा। एक दो ब्लास्ट होंगे, अवाम में खौफ हरास फैल जाएगा और इल्जाम आएगा हुकूमत पर और उन्हें वोट कम पड़ेंगे। मुझे तो तुम्हारी चालों की भी समझ नहीं आती कि कैसे कर लेते हो इब्रार। बस देख लो। लेकिन सबसे पहले इस 2 कौड़ी के एजेंट को नौकरी से हटाने का लेटर जारी कर दिया है मैंने। मुल्क को सदाने का जिम्मा लेकर बैठ गया है, हमारे हर मंसूबे की धज्जियां उड़ा देता है। इब्राहिम कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट का धुआं निकालते हुए बोला, रिचर्ड और मनवर पकड़े गए हैं, उनका क्या करना है। रियाज बेगम ने तासुब से पूछा, क्या कर सकते हैं, अगर हम इस वक्त वहां गए तो इंटेलिजेंस की नजरों में आ जाएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक अपने पहले मंसूबे के साथ रहते हैं। वो हमारा नाम नहीं बताएंगे। और वो एजेंट कौन है, उसकी फिक्र मत करो, वो अब हमारे रास्ते से हट चुका था। वो कोई मामूली सा मिलिट्री ऑफिसर होगा। और कौन हो सकता है। सही कह रहे हो, लेकिन काफी खर्चा हो गया इसको हटाने में। रियाज बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा, कौन सा खर्चा हो गया है रियाज, जितनी करेंसी उसके अकाउंट में डलवाई है उसको पकड़ने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन वाली हुकूमत के हवाले करेंगे ना। और हुकूमत किसकी होगी, दोनों ने कहकर लगाया था। वो ब्लैक हुड चेहरे पर डाले इस अंधेरी दुनिया में दाखिल हुआ था जहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं था। पूरे इत्तेमाद कदम उठाता हुआ वो अंधेरे को चीरता हुआ दाखिल हुआ था। पासवर्ड। वो एक दरवाजे के सामने रुका था जिसका प्राइवेसी सिस्टम रोशन हुआ था। वो फिंगरप्रिंट लगाता हुआ दरवाजा खुलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। सबने बैक वक्त उसको देखा था। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल वर्ल्ड था जिसका बादशाह था वो अंडरग्राउंड मार्ड्रीना वेब का, जहाँ जो उसकी देर निगरानी चलता था। वेलकम बैक लूसीफर। वो बगैर इस ब्लैक हुड में बोलते हुए हैकर को जवाब दिया आगे बढ़ गया था। जहाँ सभी ब्लैक हुड में मलबूस थे, अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए सामने पड़े कंप्यूटर्स की तरफ मुतवज्जो थे। दुनिया की डार्क वेब्स और उनके तमाम राज इस काली दुनिया में मौजूद थे जिनको ये हैक्स दिखते थे। यस लूसीफर, व्हाट डू यू वांट। वो हैकर अपनी चेयर से उठता हुआ उसके पास आया था। उसने अपने कंप्यूटर पर कुछ कोड्स लिखने के बाद स्क्रीन की तरफ इशारा किया। कैन यू चेंज दिस कैन यू चेंज दिस इनटू समथिंग एल्स। वो कंप्यूटर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए संजीदगी से बोला। वो हैकर उसके कंधे के पास झुकता हुआ स्क्रीन को देखने लगा। यस ऑफ कोर्स लूसीफर। वो हैकर तासुब से बोला। वो दूसरे कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जो हुआ और उस पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल देखने लगा जिसमें से अचानक ही 10 बिलियन का अमाउंट कहीं गायब हुआ था। उसने संजीदगी से अपने ब्लैक हुड की पॉकेट से फोन निकाला था जिस पर मनी ट्रांसफर का मैसेज नहीं आया था। यकीनन उसने नोटिफिकेशन स्नोज कर दिए थे जो ना तो बैंक को मसूल हुआ था और ना ही उसे। जुबैर, मुझे मेन रोड पर मौजूद सुपरमार्केट से पिक कर लो। वो फोन पर कहता हुआ अपने रूम से बाहर निकल गया था। कुछ हैकर्स कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद वहां से निकल चुके थे। वो बैग कांधे से हटाती हुई लॉन्च में दाखिल हुई थी। सुहेल साहब ने उसका इंतजार कर रहे थे। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सुहेल साहब ने उसको देखा, उसके पीछे चले गए थे। वो बैग बेड पर डालते हुए रोती चली गई थी। सुहेल साहब ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आए थे। साले ने नम आंखों को देखा जो उसके सर पर हाथ रखते हुए उसके पास बैठे थे। क्या हुआ है मेरी लाडली बेटी को, किसने कुछ कहा। सुहेल साहब के मोहब्बत भरे लहजे पर वो मोम होती हुई रोते हुए उनके गले लग गई थी। बाबा, हमें ये शादी नहीं करनी, हमें पढ़ाई करनी है। आप मेरा आंटी को मना कर दें। वो काशिफ वो बहुत बुरा है, वो पान खाता है और वो बदतमीजी से बात करता है। हमें नहीं करनी इस घर में शादी, वो बहुत बुरे हैं। वो रोते हुए बोली। सुहेल साहब ने धीरे से सर को हिलाकर उसके बाल सहलाए और उसे खामोश करवाया था। ठीक है बेटा, अगर आप खुश नहीं है तो हम में से कोई भी जबरदस्ती आपको वहाँ शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। मैं आज इस सफर अल्लाह साहब को बना कर देता हूँ। सालिना मुस्कुराते हुए सुहेल साहब का हाथ उठाकर उस पर लब रखे। थैंक यू बाबा। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सुहेल साहब ने उसकी पेशानी पर बोसा देकर उसे तसल्ली दी और खामोश करवाकर वहां से चले गए थे। उसने धीरे से हाथ उठाकर नर्स को इशारा किया था। यस मैम, आपको कुछ चाहिए। अशीर ने मेरे पास पड़ी खाली चेयर की तरफ इशारा किया था। नर्स उसके पास बैठी थी। शाह, वो धीमे लहजे में बस इतना ही बोल पाई थी। ओह अच्छा, आपके हस्बैंड वो दोपहर से यहाँ नहीं है, उनको कोई कॉल आई थी इसलिए वो चले गए थे। हाँ, पूरे स्टाफ को सख्ती से आपका ख्याल रखने का कहकर गए हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। नर्स ने मुस्कुराकर कहा। अशीर धीमा से मुस्कुराई थी। आप मुझे कॉल करने देंगी, वो अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहती हैं। अशीर ने धीरे से सर को हाँ में हिलाया था। नर्स ने अपना फोन निकाल कर उसके जाने बढ़ाया था। वो आहिस्ता से हाथ को ठक्कर देते हुए उसका नंबर लिख चुकी थी। लॉन्ग पीप्स। उसने फोन नहीं उठाया था। वो उदास हो गई थी। शायद वो मसरूफ हो। आप रेस्ट करें, 9 बजने को है, आपको रेस्ट की जरूरत है।
नर्स उसको सोने का कहकर जा चुकी थी। अशीन ने आस पास नजरों से विंडो से बाहर देखा था, मगर आज वो दुश्मन जहाँ इसे इंतजार करवा गया था उसकी आदी हो चुकी थी, एक पल भी उसे दूर नहीं रह सकती थी। आप कहाँ हैं शैरी? वो आंखें बंद करते हुए दिल में सोचते हुए उदास हुई थी। वो ग्लास विंडो पर हाथ रखते हुए उसे देख रहा था, जो गहरी नींद में थी, इसलिए वो जाकर उसकी नींद में हलट डालने की गलती उसने नहीं की थी। सर, आपके सिग्नेचर चाहिए थे। मैम को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। नर्स हाथ में फाइल और पेपर्स लिए खड़ी थी। उसने पेन लेकर पेपर्स को पढ़कर मुतमिन होकर साइन कर दिए थे। बेटा, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है अंकल, मैं अशी को गाड़ी लेकर नहीं जा रहा, हम कनाडा के लिए निकल रहे हैं। आगा साहब चौंके थे उसके इरादे सुनकर। पर बेटा, वो बीमार है, उसे रेस्ट करना चाहिए। आप उसे सफर पर लेकर जाना चाहते हैं? अंकल, वो मेरी बीवी है और मैं उसे कहीं पे लेकर जा सकता हूँ, और फिलहाल मुझे यही बेहतर लगता है अगर हम कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान से चले जाएं। उस पाठ लहजे में आगा साहब को देखते हुए बोला, कब तक वापस आओगे? कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। वो संजीदगी से कहता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। आगा साहब ने जो सख्त नजरों से देखा, जो उसे उठाने उनके करीब से गुजर गया था, जो उसको उठाए उनके करीब से गुजर गया था। आगा साहब ने सद आप बड़ी थी। उसे कार में आरामदेह तौर पर लिटाते हुए उसने संजीदगी से अपना फोन उठाया था, जिस पर मरजान की 12 मिस कॉल्स थी। सॉरी बड्डी, नॉट नाउ। वो फोन स्विच ऑफ करते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मरजान फोन हाथ में थामे बार बार उसका नंबर मिला रहा था, मगर नंबर स्विच ऑफ था। उसने स्पॉट नजर से दाइम के मैसेजेस चेक किए थे, जिसमें उससे शीख से मतलब बताया गया था। पहले तो वो परेशान हुआ, मगर उसके बाद के मैसेजेस जिसमें उन्हें बताया गया था कि वो ठीक है, पढ़कर पुरसुकून हुआ था। जरा तो देते हुए सोफे पर बैठी थी। वो आज बेहद संजीदा लग रहा था। एक तो शावी की फिक्र थी, वो फोन नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ से उसे हेडक्वार्टर से इतला मिली थी कि शावी को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है और मरजान को भी हटाने जाने का सोचा जा रहा है, मगर जरने की जिद की वजह से अभी तक लेटर अप्रूवल नहीं हुआ था। कनाडा। सूरज की किरणें खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ी थी। उसके ने चेहरे पर हाथ रखते हुए कपड़ा बदलकर चेहरे पर ब्लैंकेट दिया था। उसके नथनों से फूलों की हल्की महक टकराई। उसने नींद में होती हुई बारी आंखें खोली थी। खुद को एक अनजान कमरे में देखकर वो जल्दी से उठी थी। वो बेड से उतरती हुई बगैर पैरों में कुछ पहने आगे बढ़ी और ग्लास वाल को थोड़ी मुशक्कत के बाद धकेला। सामने का मर्द उसकी रूह को सुकून बख्श चुका था। सामने एक गार्डन था, जिसमें तरह तरह के फूल थे, जिनके महक से वो तरोताजा हवा हो गई थी। मुस्कुराते हुए वो गार्डन में निकल आई थी। सबस नरम घास पर ओस थी, जिसकी वजह से उसके पैरों को बेहद ठंडक महसूस हुई थी। उसे सुकून मिल गया था। वो चलते हुए इन फूलों के पास आई थी, जो उसने आज तक नहीं देखे थे। ब्यूटीफुल। वो एक जामुनी फूल को उंगलियों से छूती हुई धीमे लहजे में बोल कर नीचे बैठी थी। उसने धीरे से सड़क को फेरकर आस पास का जायजा लिया। ये एक बहुत बड़ा सा घर था, जिसके सामने का गार्डन काफी चौड़ा था। एक तरफ पोल था, जिसमें नीला शफीफ पानी सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। शायरी। उसका ख्याल आते ही वो जल्द से उठी थी। वो घर के अंदर तेज कदमों के साथ दाल हुई थी। उसे तलाशते हुए वो एक दरवाजे के सामने रुकी, जिसकी दूसरी तरफ से आहट सुनाई दी की थी। हल्क को तय करते हुए वो बगैर नॉक किए दरवाजा खोल चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां साकत हो चुकी थी। उसका घर खुश्क होता चला गया था। गालों पर सुर्खी बिखरी। वो एक हाथ में अपनी व्हाइट शर्ट, जबकि दूसरे हाथ में सफेद टॉवल थामे खड़ा उसे ही देखता रहा। अशीक ने लब बीच कर उसके चेहरे को देखा, जो मसलसल जिम करने की वजह से पसीने में बिका हुआ था। वो संजीदगी से उसे ही देखता। शर्ट को सीधा करता हुआ शर्ट पहन चुका था और गला खुनका कर उसे मुतवज्जो किया। अशीक खुश्क लबों पर घबराहट के साथ जुबान फेरते हुए पीछे मुड़ी। सॉरी, वो हम आपको ढूंढ। इट्स फाइन, आप दादा गले पर जोर ना दें। वो टावर रखता हुआ उसके जाना बड़ा। अशीक की गाल अभी तक सुरहते। आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? नरमी से उसका हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ था। अशीक ने पलकों की झालर उठाकर उसके हसीन चेहरे को देखा, जो मशक्कत की वजह से हल्का सा सुरख पड़ चुका था। हम ठीक हैं, वो मुख्तसर बोली। उसकी तस्माती शख्सियत से अपने सर में जो जकड़ चुकी थी, वो इतना कहकर दोबारा नजर झुका चुकी थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं भी फ्रेश होकर मिलता हूँ अपनी एंजल को फिर। उसके गाल को अंगूठे से हिलाते हुए वो संजीदगी से बोला था। अशीर ने उसके हाथ को देखा, जो उसकी तरह बहुत खूबसूरत था। फिर सर को हाँ में हिलाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। क्या कहा तुमने? कहाँ गए वो पैसे उसके अकाउंट से? और तुमने अभी तक उसे अरेस्ट नहीं करवाया? अनीस मलक ने रियाज बे को देखते हुए फनकार कर कहा, मुझे कैसे पता होगा? ये तो आज एजेंसी से पता चला कि उसके अकाउंट में ऐसी कोई करेंसी है ही नहीं। मैंने खुद डलवाई थी। कहाँ गए वो पैसे? रियाज बेग ने घुराते हुए कहा। अबरार बख्ती उसे घूर रहा था। तुमने कहा था वो सिर्फ 2 कौड़ी का मिलिट्री ऑफिसर है, फिर उसने ये कैसे कर लिया? किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। मैंने क्या कर दिया? खुद करोड़ों का नुकसान करवा कर बैठे हो। वो 2 कौड़ी का मिलिट्री ऑफिसर तुम्हारे पैसे ले उड़ रहा, और तुम क्या किया? पता लगा उसने ये कैसे किया? आखिर कौन है वो जो ये सब कुछ करने की सलाहियत रखता है? रियाज बेग ने दोनों को घूरते हुए कहा, जिस पर वो दोनों मुत्तफिक हुए थे।
हम कहाँ हैं शैरी? वो ब्रेड का बाइट लेते हुए धीमे लहजे में बोली। हम कनाडा में हैं मेरी जान, और अगले कुछ सालों तक हम यहाँ ही रहने वाले हैं। आप मजाक कर रहे हैं? वो बुढ़े से करते हुए बोली। इस पर शाबीर ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं एंजल, आज तक मैंने कौन सा मजाक किया आपसे जो अब करूंगा? एंजल जी। अशी ने उसे सवाई नजर से देखा, जिसका हाथ थाम कर उसे संजीदगी से देख रहा था। उसके हाथ के पुष्प पर होंठ रखते हुए उसे अपने दिल के मुकाम पर रखा और उसे अपने सीने से लगाया। बहुत डर गया था मैं एंजल, मैं नहीं जानता इतना इश्क कब हुआ मुझे आपसे, मगर इस इश्क में सिर्फ इजाफा हो रहा है। मुझे डर लगता है आपको खोने से, इसलिए आपको लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं खोना नहीं चाहता आपको एंजल, आई जस्ट कांट, इसलिए मैं आपको लेकर यहाँ आ गया। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में बढ़ते हुए वो गंभीर लहजे में बोला। उसने मासूमियत से उसकी नीली आंखों को देखा जिनमें नमी थी। वो पहली बार कुछ बोलने से पहले इतनी कंफ्यूज हुई थी। हम भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते, हमें आपके साथ रहना है, सिर्फ आपके साथ, वो धीमी आवाज में बोली। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी आई थी। वादा करे आप मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगी, वो बच्चों की तरह मासूमियत से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। अशी ने मुस्कुराकर उसके हाथ को देखकर अपना हाथ रखा। उसके चेहरे पर स्माइल देखकर उसके दिल को ठंडक पड़ी थी, जैसे किसी बंजर जमीन पर ठंडी ओस पड़ी हो। और आप पढ़ाई भी कंटिन्यूस रखेंगी? अंकल बता रहे थे कि आपने कॉलेज जाने से मना कर दिया था। हमें नहीं पढ़ना। आपकी प्रोफाइल मिली थी मुझे, और उसमें जानती हैं आप मुझे क्या मिला? वो उठते हुए बोला। अशीर ने सर उठाकर उसको देखा, जो अंदर से कुछ उठाए चिल्ला आ रहा था। एक फाइल थामे वो बाहर आया। अशीक ने सर को मुड़ते हुए फाइल को देखा, जिसमें उसकी बचपन की फोटोज और ड्राइंग्स थी। वाओ, ये हम है। वो खुशी से उछलते हुए फाइल को उठाने लगी थी, मगर शाबी ने आंखें सुकड़ कर उसको देखते हुए फाइल उठाई। अशीर ने लब बीच कर उसको घूरा और फिर जब्त करके बैठ गए। ये आपने लिखा था, पढ़े इसे। वो एक पेपर उठाकर उसकी तरफ बढ़ गया था, जिस पर रफ राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। सेंटा, प्लीज मेक मी आईटी एक्सपर्ट। वो हल्की सी मुस्कुराई थी। जब वो छोटी थी तो ऐसे बचकाना काम करती थी। ये तो हमने बहुत पहले लिखा था, हम एलिमेंट्री स्कूल में थे और हमें आईटी एक्सपर्ट बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था। वो मासूमियत से शुरू होती हुई बोली थी। वो संजीदगी से उसको देख रहा था। और ऐसी हवाइश की वजह से जान सकता हूँ आपसे। दरअसल हमने न्यूज़ देखी थी, एक बहुत माहिर हैकर ने बैंक डाटा हैक करके सिस्टम क्रैक करके सारा अमाउंट निकाल लिया था, और बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि उसने वो अमाउंट गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हम भी अच्छा काम करना चाहते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम भी आईटी एक्सपर्ट बनेंगे। वो शुरू होते हुए नजर झुकाए हुए बोली थी। ऐसे ही तो ख्वाब थे उसके। वो मोहब्बत से मुस्कुराया था। वो तो बचपन से ही उससे इंस्पायर थी, यानी उनके दिलों का ताल्लुक बहुत पुराना था। अब हम पर हंस रहे हैं शारी, या हमारे हवा पर? वो मुंह फैलाए बोले। नहीं, सोच रहा हूँ आपकी इस हैकर से मुलाकात करवा दी जाए, वो संजीदगी से बोला था। अशी खुशी से खिल उठी थी। यस प्लीज शैरी, उसका हाथ पकड़ते हुए जल्दी से बोली थी। अशी की आंखों में एक चमक उभरी थी। आपको नाम पता है उस हैकर का? वो आईब्रो उठाते हुए बोला। न्यूज वाले बता रहे थे उसका यूजर नेम, पर हमें याद नहीं रहा। शायद। वो गाल पर हाथ रखते हुए सोचती हुई बोली। वो मैंने ही नजर से उसको देख रहा था। हाँ, उसका नाम लूसीफर था, वो जल्दी से बोली थी। ओके, मैं आपको इस हैकर से मिलवा देता हूँ, लेकिन वादा करे आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी, उस स्मार्ट लहजे में बोला था, क्योंकि वो उसका ये ख्वाब पूरा करना चाहता था। वो इसे इतनी मजबूत बनाना चाहता था जिसके सहारे के बगैर पूरी दुनिया से लड़ने का जज्बा रखती हो। ओके, प्रॉमिस, अगर वो हमें कहेंगे कि हम जरूर पढ़ेंगे। ही इज माई इंस्पायरेशन। इशिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, जिसे वो मुस्कुराते हुए थाम चुका था। आप मजाक कर रही हैं ना? वो हमसे क्यों मिलेंगे? वो तो बहुत बड़े हैकर हैं। वो उदासी से हाथ पीछे हटाते हुए उसे देखते हुए बोली थी। शाबीन ने संजीदगी से उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखा था, जो कुछ देर पहले चमक रहा था। कम विद मी, उसका हाथ थामते हुए वो संजीदगी से बोला था। अशीक ने लब बीच कर उसको देखा था।